वेलकम टू द ई क्लासेस गाइज। ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये लेक्चर नंबर 5 है। इसके अंदर अब जो टेबल ऑफ कंटेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटाबेस सिस्टम स्ट्रक्चर को अपन पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था यूज़र्स को उनकी क्वेरीज़ के अकॉर्डिंग अपन ने 4 कैटेगरीज़ के अंदर यहाँ पर डिवाइड किया था। पहला है नेव यूज़र्स, सेकंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर, थर्ड सोफेस्टिकेटेड यूज़र्स एंड फोर्थ अगर बात करें तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अब ये जो यूज़र्स हैं वो किस तरीके से सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं, सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब अपन डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं तो एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर मॉडल को अपन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप यूज़र हैं और किसी एप्लीकेशन के साथ में क्वेरी कर रहे हैं, एप्लीकेशन को यूज़ करके क्वेरी कर रहे हैं। कहाँ पर क्वेरी होती है? ये सर्वर पे क्वेरी होती है। तो सर्वर पे क्वेरी किससे करते हैं अपन? डेटाबेस सिस्टम से करते हैं, डेटाबेस सिस्टम से। तो यहाँ जो डेटाबेस सिस्टम से अगर डायरेक्ट क्वेरी कर रहे हैं यूज़र और एप्लीकेशन, तो इसको अपन बोलेंगे यहाँ पर 2 टायर आर्किटेक्चर। बेसिकली 2 टाइप के आर्किटेक्चर को यूज़ करके अपन कम्युनिकेट करते हैं सर्वर से। अब यहाँ पर जो क्लाइंट साइड हो गई, क्लाइंट साइड में अपना रहता है यूज़र प्लस एप्लीकेशन, और सर्वर साइड की अगर अपन बात करें तो सर्वर साइड में रहता है डेटाबेस सिस्टम। जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, क्लाइंट कोई क्वेरी करेगा, तो वो क्लाइंट की जो क्वेरी है वो जाएगी क्लाइंट से सर्वर पे, और सर्वर उसको डेटाबेस के अंदर उस रेलिवेंट क्वेरी को सर्च करके उसका रेस्पॉन्स जो देगा वो क्लाइंट को देगा। तो इस तरीके से ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में काम करता है। और 2 टायर आर्किटेक्चर जो होता है उसके अंदर यूज़र प्लस एप्लीकेशन सर्वर क्लाइंट साइड पे, और सर्वर साइड पे होता है डेटाबेस सिस्टम। ये तो हो गया एक टाइप का। सेकंड जो टाइप होता है वो होता है 3 टायर। 3 टायर के अंदर क्या रहता है? यूज़र रहता है प्लस यूज़र की क्लाइंट साइड पे एप्लीकेशन प्रोग्राम रहते हैं। तो यूज़र की क्लाइंट साइड पे और सर्वर साइड की अगर अपन बात करें तो सर्वर में भी एक एप्लीकेशन सर्वर रहता है, एप्लीकेशन सर्वर प्लस यहाँ पर डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर पे तो सर्वर वहाँ डेटाबेस सर्वर जो एप्लीकेशन है, जो डेटाबेस की एप्लीकेशन जो सर्वर साइड पर है उससे कम्युनिकेट करके वो जो एप्लीकेशन है वो वर्क करके रेस्पॉन्स किसको देती है? क्लाइंट को देती है। तो इसमें 3 टायर आर्किटेक्चर में सर्वर साइड पे एक सर्वर एप्लीकेशन होती है एडिशनली, जो कि 2 टायर आर्किटेक्चर के अंदर नहीं होती है। तो बेसिकली जो आर्किटेक्चर की अगर अपन बात करें तो क्लाइंट से सर्वर, क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, तो सर्वर उसको 2 तरीके से रेस्पॉन्स कर सकता है। एक तो वो डायरेक्टली डेटाबेस से रेस्पॉन्स दे, तो वो आता है 2 टायर आर्किटेक्चर के अंदर। यहाँ पर सर्वर साइड में कोई एप्लीकेशन वर्क नहीं करती है, जबकि 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर सर्वर साइड पे भी सर्वर की एप्लीकेशन वर्क करती है पर्टिकुलर रेस्पॉन्स को देने के लिए। तो ये अपन ने पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे डेटाबेस जो सिस्टम आता है वो इंटरनली कैसे वर्क करता है उसके अगर अपन बात करते हैं तो डेटाबेस सिस्टम कैसे इंटरनली वर्क करता है ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। देखिए, ये यूज़र के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया था यूज़र के अकॉर्डिंग यूज़र 4 तरीके के होते हैं। ये अगर मान लीजिए क्वेरी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल नेव यूज़र है जो केवल सिस्टम को यूज़ कर सकता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर सिस्टम को राइट कर सकता है, और सोफेस्टिकेटेड यूज़र जो है वो क्वेरी कर सकते हैं क्वेरी टूल्स के हेल्प से। ठीक है, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्वेरी भी कर सकता है और स्पेशल प्रोग्राम्स को लिख सकता है। ठीक है, तो ये अपनी क्वेरी के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर, ये इनकी जो क्वेरी है सबसे पहले जाती है क्वेरी प्रोसेसर के पास में। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेरी जो होगी वो 2 तरीके की हो सकती है, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज वाली क्वेरी और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज वाली क्वेरी। तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट के पास में जाती है, पर्टिकुलर कंपोनेंट के पास में जाती है। तो सबसे पहले अगर यूज़र की जो रिक्वेस्ट है वो जाती है क्वेरी प्रोसेसर के पास में। क्वेरी प्रोसेसर उसको ट्रांसफ़र करता है स्टोरेज मैनेजर के पास में। स्टोरेज मैनेजर वो वर्क करता है डिस्क स्टोरेज को
एक्सेस करता है, मतलब स्टोरेज मैनेजर से वो जाती है डिस्क स्टोरेज पर, और डिस्क स्टोरेज के अंदर एक्चुअल में जो अपनी फाइल्स रहती है वो स्टोर रहती है डेटा की फॉर्मेट में, और डेटा डिक्शनरी, ये सब पार्ट होते हैं किसके, डिस्क स्टोरेज के। तो इसको वापस समझते हैं। जो यूज़र होता है वो रिक्वेस्ट करता है, सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है उनकी क्वेरी प्रोसेसर के पास में। क्वेरी प्रोसेसर से वो जाएगी स्टोरेज मैनेजर पे। स्टोरेज मैनेजर उसको कहाँ पे, डिस्क स्टोरेज में वो चेक करता है और उसको फिर वहाँ पर रेस्पॉन्स देता है। अब ये क्वेरी प्रोसेसर के अंदर जो यूज़र रिक्वेस्ट करेगा, इस यूज़र की रिक्वेस्ट भी डेटा DDL टाइप की हो सकती है, DML की हो सकती है, बेसिक रिक्वेस्ट हो सकती है, जो अपनी एक्सेस की रिक्वेस्ट होगी। मान लीजिए कोई फाइल एक्सेस करनी है तो उसके अकॉर्डिंग वो किसके पास में जाएगी, तो क्वेरी प्रोसेसर के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे क्वेरी प्रोसेसर के कंपोनेंट हो गए, यहाँ पर DML क्वेरीज अगर वो आती है तो DML कंपाइलर के पास में जाती है, और DDL इंटरप्रेटर होता है। इनके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि डेटाबेस सिस्टम स्ट्रक्चर कैन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मतलब 3 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया गया है पढ़ने के तरीके से। तो स्टोरेज मैनेजर जो कि स्टोरेज को मैनेज करने का काम करता है, क्वेरी प्रोसेसर एंड डिस्क स्टोरेज जहाँ पे एक्चुअल फाइल्स वगैरह स्टोर रहती है। स्टोरेज मैनेजर का क्या काम होता है, ये मैनेजमेंट का काम करता है डेटा का, डेटा मूवमेंट, डिस्क स्टोरेज एंड मेन मेमोरी। डिस्क स्टोरेज और मेन मेमोरी में डेटा मूवमेंट का काम कौन करता है, स्टोरेज मैनेजर करता है। स्टोरेज से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो स्टोरेज मैनेजर हैंडल करता है। क्वेरी प्रोसेसर सिंप्लीफाइड डेटा एक्सेस को सिंप्लीफाई करता है। फॉर एग्जांपल अगर अपनी क्वेरी है DDL टाइप की, तो डेटा DDL की जो क्वेरीज है वो कौन कौन कर सकता है, सोफिस्टिकेटेड यूजर्स कर सकता है और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स की हेल्प से अगर कोई DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज लिखी, स्कीमा बनाया, तो उसकी क्वेरी कहाँ जाएगी, सबसे पहले DDL इंटरप्रेटर के पास में जाएगी। DDL इंटरप्रेटर के बाद में वह जाती है कहाँ पर, उसकी रेलिवेंट इंक्वायरीज कहाँ जाती है, क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन उसको ऑथोरिटी चेक करके और डिस्क स्टोरेज के अंदर वहाँ डेटा को एक फॉर्मेट बना देता है कि इस तरीके से आपका डेटा वहाँ पर स्टोर रहेगा, क्योंकि क्वेरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा आई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एक एक की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ओवरव्यू की बात करें तो ट्रांजैक्शन मैनेजर की बात करें तो ट्रांजैक्शन मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द डेटाबेस जो रहे वो करेक्ट स्टेट में रहे। अगर फेलियर भी अकर होता है तभी भी डेटाबेस क्रैश ना हो। ठीक है, और कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूशन विदाउट कॉन्फ्लिक्टिंग। अगर मान लीजिए कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन मतलब एक साथ में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हिट हो रहे हैं सिस्टम में, तो उनमें फेलियर्स ना आए, इस चीज़ का भी रेस्पॉन्सिबल कौन रहता है, ट्रांजैक्शन मैनेजर यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल रहता है। क्वेरी प्रोसेसर की बात करें तो क्वेरी प्रोसेसर सबसिस्टम कंप्लेंट्स एंड एग्जीक्यूट DDL एंड DML स्टेटमेंट। जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं या मैनिपुलेशन लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनकी कंप्लेंट्स उनको स्टोर करने का, उनको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, क्वेरी प्रोसेसर यहाँ पर काम करता है। स्टोरेज मैनेजर की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है इंटरफेस बिटवीन लो लेवल डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस सिस्टम एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड क्वेरी सबमिटेड टू द सिस्टम। अब अगर अपन बात करते हैं, स्टोरेज मैनेजर ही रेस्पॉन्सिबल रहता है और ये एक इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, क्वेरीज आई है उनसे, क्वेरी पर्टिकुलर जैसे उनको फाइल की एक्सेस है तो डायरेक्ट स्टोरेज को भेज देता है फाइल सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। तो इस तरीके से ये एक इंटरफेस का काम करता है। और कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उनको जो पावर देता है वो कौन देता है, स्टोरेज मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेरी प्रोसेसर की। क्वेरी प्रोसेसर के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट रहते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट है वो DDL इंटरप्रेटर है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन है। ठीक है, DML क्वेरीज आ रही है तो वो क्वेरी कंपाइलर, DML कंपाइलर के पास में जाएगी, तो इनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो क्वेरी प्रोसेसर का काम क्या रहता है, क्वेरी प्रोसेसर का काम रहता है सबसे पहले उसके अंदर DDL इंटरप्रेटर आता है। DDL इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेट करने का काम करता है। DDL के स्टेटमेंट्स आएंगे उनको इसके अंदर, और उसकी जो रिकॉर्ड, अगर जो DDL के स्टेटमेंट्स आए हैं डेफिनेशन लैंग्वेज में लिखे गए स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने का काम करता है डेटा डिक्शनरी के अंदर। बाद में इन फ्यूचर उनकी रिक्वायरमेंट पड़ी तो वापस
किस तरीके का वो स्कीमा बनाया है उसको वो रेस्पॉन्स के रूप में दे पाए। इसलिए सबसे पहले डीडीएल इंटरप्रेटर का काम ये होता है डीडीएल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करने का, किस तरीके के वो लिखे गए हैं उनको समझना और उनको स्टोर करना और उनको रिकॉर्ड कर लेना किसके अंदर, डेटा डिक्शनरी के अंदर। डीएमएल कंपाइलर की बात करें तो ये डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उनको लो लेवल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, डीएमएल कंपाइलर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है इसके अंदर डीएमएल क्वेरीज अगर आई तो वो सीधा जाएगी कहाँ पे, डीएमएल कंपाइलर एंड ऑर्गेनाइजर के पास में, और क्वेरी इवोल्यूशन इंजन के पास में फिर वो भेज दी जाती है। अब ये जो डीएमएल की क्वेरीज हैं वो कौन कौन कर सकता है, ये यहाँ से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आया, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के साथ में ये डीएमएल की क्वेरीज कर सकता है। वो अगर जाएगी, अगर वो डीडीएल टाइप की है तो डीडीएल इंटरप्रेटर हैंडल करेगा, नहीं तो वह डीएमएल क्वेरीज के पास में जाएगी। सोफिस्टिकेटेड यूज़र भी क्वेरी टूल्स की हेल्प से डीएमएल की क्वेरीज कर सकता है, और अगर वो डीएमएल टाइप की है तो वो डीएमएल कंपाइलर के बाद पास में भेज दी जाती है। ठीक है, अब क्योंकि डीएमएल कंपाइलर जो क्वेरी इवोल्यूशन इंजन है, यहाँ पर जो बाद में डीएमएल की जो क्वेरीज आई वो डीएमएल कंपाइलर ने क्वेरी इवोल्यूशन इंजन को भेज दिया, क्योंकि क्वेरी इवोल्यूशन इंजन लो लेवल जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हीं को सपोर्ट करता है। इसलिए अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि डीएमएल कंपाइलर डीएमएल के स्टेटमेंट्स को लो लेवल इंस्ट्रक्शंस के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है, और साथ ही साथ ये क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का भी काम करता है। कौन, डीएमएल कंपाइलर। अब जो इंस्ट्रक्शंस लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हुए हैं उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, क्वेरी इवोल्यूशन इंजन। ठीक है, तो क्वेरी इवोल्यूशन इंजन एग्जीक्यूट लो लेवल इंस्ट्रक्शन जनरेटेड बाय द डीएमएल कंपाइलर। ठीक है, अब क्वेरी इवोल्यूशन इंजन के पास में क्वेरीज आ गई, फिर वो जाती है कहाँ पर, स्टोरेज मैनेजर के पास में। तो स्टोरेज मैनेजर के पार्ट होते हैं बफर मैनेजर, फाइल मैनेजर, ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर, ट्रांजैक्शन मैनेजर। ठीक है, इनके कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मतलब ये पर्टिकुलर टास्क को हैंडल कर पाते हैं, तो उनके बारे में अपन पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो स्टोरेज मैनेजर प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन लो लेवल डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड क्वेरीज। ये एक इंटरफेस का काम करता है, और बेशक करता है। यहाँ पर डिस्क स्टोरेज में एक्चुअल जो फाइल्स जो रहती है वो इस जगह रहती है, और स्टोरेज मैनेजर और ऊपर अपन बात करें क्वेरी प्रोसेसर, इनके बीच का काम कौन करता है, स्टोरेज मैनेजर यहाँ पर करता है। तो इसके स्टोरेज मैनेजर एक इंटरफेस का काम करता है, ये बिल्कुल बात सही कही है। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्शन विद फाइल मैनेजर, क्योंकि स्टोरेज मैनेजर ही ये चीज़ मैनेज करता है, तो फाइल्स के लिए फाइल्स को मैनेज करने का काम कौन करता है, इंटरेक्शन का काम कौन करता है, स्टोरेज मैनेजर करता है। स्टोरेज मैनेजर ट्रांसलेट डीएमएल स्टेटमेंट इनटू लो लेवल फाइल सिस्टम कमांड्स। अब जो डीएमएल स्टेटमेंट्स आए उनको लो लेवल की फाइल सिस्टम कमांड्स के अंदर ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है, स्टोरेज मैनेजर करता है। स्टोरेज मैनेजर के कंपोनेंट्स की बात करें तो ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर ये चेक करता है कि जो पर्टिकुलर यूज़र है वह जो डेटाबेस को एक्सेस करना चाहता है उसका ऑथराइजेशन चेक करना, और इंटीग्रिटी मैनेजर इंटीग्रिटी चेक करने का भी रेस्पॉन्सिबल कौन रहता है। मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले डीएमएल यहाँ पर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, इसने कोई क्वेरी करी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कुछ कोड लिखा, और वो कोड कहाँ पे जाता है, वो कोड डेटा डिक्शनरी के अंदर वो जाना चाहता है, क्योंकि वो उसके अंदर स्कीमा बनाया है, कोई एक पैटर्न बनाया है जिसके अंदर डेटा इस तरीके से यहाँ पर स्टोर होगा। तो सबसे पहले उसकी ऑथोरिटी चेक करने के लिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर ऑथराइज पर्सन के पास में आया है या नहीं, उसको कौन चेक करता है, ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर। ट्रांजैक्शन मैनेजर की बात करें तो ये रेस्पॉन्सिबल रहता है कंसिस्टेंट स्टेट, मतलब करेक्ट स्टेट के लिए यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल कौन रहता है, ट्रांजैक्शन मैनेजर। ठीक है, फेलियर अगर मान लीजिए आ जाता है तो पूरा डेटाबेस जो है वो क्रैश ना हो, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, ट्रांजैक्शन मैनेजर। फाइल मैनेजर की बात करते हैं तो रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पेस अलोकेशन एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड स्पेस, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें
स्पेस को एलोकेशन करने के काम बात करें तो वो फाइल मैनेजर का काम होता है। बफर मैनेजर की बात करें तो रेस्पॉन्सिबल फॉर फैचिंग डेटा फ्रॉम डिस्क स्टोरेज इनटू मेन मेमोरी, क्योंकि मेन मेमोरी का जो साइज़ रहता है वो लिमिटेड रहता है और बल्क ऑफ डेटा यहाँ पर, अगर अपन एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की बात करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वहाँ पर स्टोर रहता है। तो मेन मेमोरी के अंदर किस डेटा की रिक्वायरमेंट है उसको मैनेज करने का कौन काम करता है? बफर मैनेजर यहाँ पर काम करता है। एंड व्हाट डेटा टू कैच इन द मेन मेमोरी, और किस तरीके का डेटा अपन को मेन मेमोरी में पहुंचाना है उसका काम कौन करेगा? बफर मैनेजर यहाँ पर करेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लास्ट स्टोरेज मैनेजर, जो सबसे नीचे जो बेस लेवल पे रहता है वो डेटा रहता है। डेटा डिक्शनरी एंड इंडेक्सेस, इनकी अपन बात कर लेते हैं। डेटा की बात करें तो फाइल विच स्टोर डेटाबेस इटसेल्फ, डेटाबेस की जो फाइल जहाँ पे स्टोर रहती है वो पार्ट में कौन सा पार्ट होता है? वो डेटा वाला पार्ट होता है, जो कि सबसे अपन बात करें यहाँ पर ये वाला पार्ट, इसकी बात करें तो डेटा स्टोरेज के अंदर डेटा वाला पार्ट जहाँ पे एक्चुअल फाइल्स जो रहती है वो स्टोर रहती है। और इंडेक्सेस की बात करें तो यहाँ पे नंबरिंग रह गई, मान लीजिए पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है तो उसकी क्या कहते हैं, उसका रिकॉर्ड कौन स्टोर रखता है? यहाँ पर इंडेक्सेस के अंदर यहाँ पर रहता है। क्योंकि फास्ट एक्सेस टू डेटा आइटम्स, इंडेक्सेस के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन रहता है कि पर्टिकुलर लोकेशन वहाँ पर स्टोर रहती है पर्टिकुलर। अगर अपन बात करें डेटा डिक्शनरी की तो डेटा डिक्शनरी के अंदर मेटा डेटा एंड स्कीमास जो है वो स्टोर रहते हैं। अब अगर मैंने आपको बताया था स्कीमा क्या होता है, स्कीमा का मतलब होता है ओवरऑल डेटा स्ट्रक्चर। डेटा किस तरीके का वहाँ पर स्टोर रहेगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा स्कीमा क्या है वहाँ पर लिखा जाता है कि किस तरीके का डेटा जो है यहाँ पर स्टोर रहने वाला है। मेटा डेटा की बात करें तो मेटा डेटा ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मेटा डेटा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है और स्कीमा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मेटा डेटा को अगर अपन एक वर्ड में एक सेंटेंस में समझें तो डेटा अबाउट डेटा को क्या बोलते हैं अपन? मेटा डेटा। जब अपन वेबसाइट डिज़ाइनिंग करते हैं, ये तो हो गया डेटाबेस का पार्ट, और मेटा डेटा वेबसाइट डिज़ाइनिंग में भी काम आता है। एसईओ का काम होता है मेटा डेटा को डिस्क्राइब करना। तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि वहाँ पे क्या रोल रहता है मेटा डेटा का, और मेटा डेटा को और थोड़ा एलेबोरेट करके आप क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अपन ने इस वीडियो में पढ़ा दो तरीके के जो आर्किटेक्चर होते हैं, जो कि 2 टायर आर्किटेक्चर। यहाँ से सीधा क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर तक, और सर्वर पे कौन रहता है? डेटाबेस सिस्टम रहता है, जो अपन ने यहाँ पर पढ़ा कि उसके अंदर क्वेरी प्रोसेसर, स्टोरेज मैनेजर, डिस्क स्टोरेज, ये सब चीज़ें वहाँ पर रहती है। वो किस तरीके से इंटरनली वर्क करते हैं वो अब मैंने आपको अभी बताया। किस तरीके से अपनी रिक्वेस्ट जो होती है वापस यूज़र के पास में आती है एज ए रेस्पॉन्स, वो अपन ने 2 तरीके से आ सकती है। उसके 2 मॉडल होते हैं। पहला है 2 टायर आर्किटेक्चर, जहाँ पे क्लाइंट और उसकी एप्लीकेशन रहती है जिसके साथ में जिसकी हेल्प से वह कम्युनिकेट करना चाहता है सर्वर को। दूसरा है 3 टायर आर्किटेक्चर, जहाँ पे क्लाइंट प्लस उसकी एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन जाती है सर्वर की एप्लीकेशन में, जिसको अपन सर्वर साइड एप्लीकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सर्वर साइड एप्लीकेशन, और फिर वो रेस्पॉन्स रहता है पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को डेटा फैच करके और वापस देता है कौन? सर्वर साइड का सर्वर एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कुछ MCQ क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं इसके अंदर, इस पर्टिकुलर टॉपिक जो अपन ने अभी तक पढ़े डेटाबेस सिस्टम के रिलेटेड। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।